Hello everyone, welcome to Percham. This is your mentor Arsu Kakkar. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 28 ऑफ जनवरी से 3 फेब के जो करंट अफेयर्स हैं वीकली रिवीजन होगी, वीक 1 से कैटर करते हैं. कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल डिफेंस, साइंस टेक, रिपोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑब्ituary सारी कैटेगरीज से जो भी न्यूज़ में रहा है इस हफ्ते वो सारा कवर करेंगे. बाय द एंड ऑफ द लेक्चर कुछ एमसीक्यूज भी होंगे, उन्हें भी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है जी. रही बात सेशन के पीडीएफ की, तो ये वीकली मैगजीन और ये जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स होती हैं ये आपको perchamclasses.in पर मिल जाती हैं. डेली जो आप करंट अफेयर पढ़ते हो उसका पीडीएफ आपको परचम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी मिल जाता है. साथ ही साथ जिन्होंने जनवरी से दिसंबर 2024 का करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले रखा है परचम ऐप से, तो वहां पर हर सेशन के साथ ऑटोमेटिकली पीडीएफ ऐड हो जाती है. ठीक है. अगर आप पढ़ना चाहते हो लास्ट ईयर के पूरे करंट अफेयर्स तो परचम आपके लिए ई बुक ले आया है. परचम ऐप से भी या फिर perchamclasses.in से आप इस बुक को रेफर कर सकते हो, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स कवर्ड हैं इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो. ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर लीजिएगा या फिर आप व्हाट्सएप कर लो या जीमेल आईडी है, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पर पूछ सकते हो. टीम विल कॉन्टैक्ट. ठीक है. अब शुरू करते हैं हमारे डेज के जो कैटेगरी है पहले उससे. 26 ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे होता है और थीम क्या थी? कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस. तो डेज और थीम देखते चलते हैं. 26 ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी भी होता है. तो थीम क्या थी? क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट. तो ये दिन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2023 में ही डिक्लेयर किया था. ठीक है. तो 26 ऑफ जनवरी को क्लीन एनर्जी वाला डे, इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे और कस्टम्स डे ऑब्जर्व किया जाता है. 27 ऑफ जनवरी अगले दिन इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकास्ट ये ऑब्जर्व किया जाता है 27 ऑफ जनवरी को. ये बेसिकली दिन ऑब्जर्व करते हैं उन लोगों को याद करने के लिए, टू ऑनर एंड टू रिमेंबर दोज, टू पे ट्रिब्यूट टू 6 मिलियन जूइश इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपनी लाइफ लॉस्ट करी. दे लॉस्ट देयर लाइव्स जो बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ नाजीज वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे. ठीक है. तो इस दिन होता है 27 ऑफ जनवरी को. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यह दिन डेजिग्नेट किया था 2005 में. अगले दिन यानी कि 28 जनवरी को क्या होता है? बर्थ एनिवर्सरी होती है लाला लाजपत राय जी की. 28 ऑफ जनवरी 1865 वो दिन है जब ही वॉज बॉर्न. पंजाब केसरी या लॉयन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है लाला लाजपत राय को. 28 ऑफ जनवरी को के.एम. करियप्पा जयंती भी होती है. के.एम. करियप्पा कौन थे? के.एम. करियप्पा फर्स्ट इंडियन वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी कमांडर इन चीफ रहे एंड इन्हें ही वॉज पॉपुलरली नोन एज काइपर ऑल्सो. ठीक है. फिर 28 ऑफ जनवरी को वर्ल्ड लिप्रोसी डे भी होता है. तो इसकी थीम क्या है? कब सेलिब्रेट होता है? लेट्स डिस्कस. जनवरी का लास्ट संडे वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट होता है. इस बार 28 ऑफ जनवरी को हुआ. थीम थी बीट लेप्रोसी. राइट. तो एम यही है जो लेप्रोसी को लेके जो स्टिग्मा है जो इससे जुड़ा हुआ है उसको इरेडिकेट करें, और साथ ही साथ जो लोग इससे जूझ रहे हैं, पीपल हु आर इफेक्टेड बाय दिस डिसीज, मेक श्योर कि यू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ देम. राइट. डिग्निटी वैसे हर एक की इंश्योर करना, ऑब्वियसली आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में देखो, एक डिग्निफाइड लाइफ होना बहुत जरूरी है. राइट. सो मेक श्योर दैट यू प्रमोट डिग्निटी ऑफ पीपल ऑल्सो. 29 ऑफ जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे होता है. जेम्स ऑगस्टस हिकी इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर, दैट इज हिकीज बंगाल गेजेट. कब? 1780 में. 30 ऑफ जनवरी को मार्टियर डे या शहीद दिवस भी बोलते हैं. 30 ऑफ जनवरी को होता है. ये वो दिन है वेर यू इट मार्क्स द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, और साथ ही साथ जो वो ब्रेव सोल्स जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी फॉर कंट्रीज फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी, तो उनको ऑनर करने के लिए भी होता है. ठीक है जी. अच्छा, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ बैच, परचम इज हेयर फॉर यू, जिसके अंदर आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक जी के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं. पीडीएफ आपको मिलेंगी, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में होंगी, लेक्चर्स होंगे रिकॉर्डेड. कोई डाउट होता है कोई बात नहीं, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे लाइव, वो भी डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी और 10 मॉक पेपर्स भी आपको दिए जाएंगे टू सॉल्व. ठीक है. आगे चलते हैं. 1 फेब को क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे.
ICG मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय विच एक्ट? कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। कब? 1 फरवरी 1977 में। तो यहां पर 2 फेब को क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 1 से 7 फरवरी ये वीक जो होता है दैट इज वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। थीम क्या है? यूनाइटिंग फॉर पीस, और 2011 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। 2 फरवरी को होता है रूमेटोइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे। बेसिकली एक डिसीज है दैट अफेक्ट्स जॉइंट्स में इट अफेक्ट्स। तो 2 फरवरी को होता है अर्थराइटिस अवेयरनेस डे। दिन हो गए, अब चलते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। नाम ध्यान में रखिएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट। फिर कहीं बोलेंगे कि दिखता नहीं है, बेसिकली यूज अ डार्क कलर। चलिए, हाँ जी, वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया जी पूछेंगे कि हु हैज एज्यूम्ड एज डिचार्ज एज चीफ हाइड्रोग्राफर। चीफ हाइड्रोग्राफर कौन होते हैं? हाइड्रोग्राफर बेसिकली देखते हैं कि दे स्टडी एंड दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कि पानी की कितनी डेप्थ है, और वहां पर देखते हैं कि रॉक्स रेक्स का पूरी रिसर्च करते हैं ताकि नेविगेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। सो दे कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन वाटर लेवल, टाइड। और अभी चीफ हाइड्रोग्राफर का चार्ज किसने एज्यूम किया है? वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया जी। ये इनकी तस्वीर है। अनिल कुमार लाहौती, ये इनकी तस्वीर है। इन्हें अपॉइंट किया गया है। बेसिकली अगर आपसे पूछें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो जिन्हें अपॉइंट किया गया है अनिल कुमार लाहौती। कितने सालों के लिए? फॉर 3 years। ठीक है। नीतीश कुमार जी ने ओथ ली है एज बिहार के चीफ मिनिस्टर फॉर 9th टाइम। तो यहां पर आप 2 चीजें ध्यान में रखिएगा कि जो ओथ है इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर का नाम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और साथ ही साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ओथ किसने ली है? सम्राट चौधरी जी एंड विजय सिन्हा जी। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स। फिर उसके बाद हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया है श्री सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए। ये इनकी तस्वीर है। कौन है सतनाम सिंह संधू जी? एडुकेशनिस्ट हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, फाउंडर हैं, चांसलर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। पूछ लेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी के? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है? पहले तो ये देखो, आर्टिकल 80 है। क्या कहता है आर्टिकल 80? इसके तहत आप राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो होते हैं, तो 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर हाउ कितने साल के लिए? 6 ईयर का टर्म रहता है। जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हो आर्ट में, लिटरेचर में, एजुकेशन में या फिर सोशल सर्विस में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है मेंबर्स ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है। अरविंद पनगड़िया जी चेयरमैन हैं। पहले तो ये ध्यान में रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो इसे डील करता है? दैट इज आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है बाय प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल 280। और यहां पर फाइनेंस कमीशन क्या करती है? रिकमेंडेशंस देती है कि अच्छा राज्य सरकार और जो सेंट्रल पे गवर्नमेंट है, स्टेट में है, तो कैसे जो टैक्स रिवेन्यू है वो कैसे शेयर होगा, राइट। तो यहां पर ना इनकी जो रिकमेंडेशन है वो उन्हें पहले सब देखेंगे ना, तो बाय 2025 उन्हें अपनी रिकमेंडेशन देनी है ताकि वो आगे बेसिकली दे विल कवर अ पीरियड ऑफ 5 years और फिर 26 के बजट में भी डाली जाए। ठीक है जी। अच्छा, जब मैं बात कर रही हूं मेंबर्स की, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं मेंबर्स, तो मेंबर्स कौन कौन है? 3 फुल टाइम मेंबर है और 1 पार्ट टाइम मेंबर है। फुल टाइम मेंबर श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष एंड पार्ट टाइम मेंबर है डॉक्टर सौम्या कांति घोष। तो फुल टाइम मेंबर 3, 1 पार्ट टाइम मेंबर। सिर्फ पार्ट टाइम मेंबर 1 हैं तो वो आप याद रख सकते हो, डॉक्टर सौम्या कांति घोष, और बाकी सारे फुल टाइम मेंबर हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए, झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर का जो नाम आगे आया है वो है चंपाई सोरेन जी का नाम। हेमंत सोरेन जी ने रिजाइन किया है। बेसिकली रिजाइन क्यों है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरेस्ट हुए और फिर उसके बाद अभी चंपाई सोरेन जी का नाम आगे आ गया है एज न्यू झारखंड चीफ मिनिस्टर। ठीक है। जस्टिस दिनेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एज चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। जो पहले चीफ जस्टिस थे कर्नाटका हाई कोर्ट के, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। हमने पढ़ा भी था, जस्टिस PB वार्ले जी। और
अब किन्हें अपॉइंट किया गया है? जस्टिस दिनेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एज चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। हालांकि जो इनका जो टेन्योर है, जो कार्यकाल रहेगा, वो कम समय के लिए ही है। 24 फरवरी को वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। प्रीति राजक बिकम्स इंडियन आर्मीज फर्स्ट फीमेल सूबेदार। ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हो। सवाल आएगा, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम इंडियन आर्मीज फर्स्ट विमेन सूबेदार? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रजक। ठीक है। संजय वर्मा जी ने ओथ ली है एज मेंबर ऑफ यूपीएससी, और ये ओथ किसने एडमिनिस्टर करी? डॉक्टर मनोज सैनी, जो कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं। ठीक है, ये हो गए अपने अपॉइंटमेंट्स। अब चलते हैं अवार्ड्स कैटेगरी पे। 12th फेल किसने देखी है? जिन्होंने नहीं देखी, अब ये नहीं है कि आप एकदम से लेक्चर छोड़ के मूवी देखने शुरू करते हैं, बट बहुत ही हिट फेमस फिल्म गई, जो कि यही कहता है कि मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। हालांकि ये पिक्चर जो है बेसिकली, चलो हम 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करते हैं, मेहनत की भी बात है यहाँ पर। बाकी मैं जब पिक्चर देखोगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि कई कहेंगे कि पिक्चर के बारे में पहले ही बता दिया, या फिर कई तो पिक्चर देख भी चुके होंगे। तो 12th फेल को कुछ बेसिकली जो 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है क्या, वो देखते हैं। किसने डायरेक्ट करी? तो लेट्स लुक एट विनर्स लिस्ट। एनिमल एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सी थोड़ी फिल्म रही है, तो और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो देखते हैं क्या है। 69 फिल्म फेयर अवार्ड टुक प्लेस इन गांधीनगर। ठीक है। बेस्ट फिल्म अपनी 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर, इसी मूवी के डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा जी, जिन्होंने 12th फेल डायरेक्ट करी, जो डायरेक्टर हैं इनके, तो उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल रणबीर कपूर को मिला है एनिमल के लिए। वही ये कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी, जैसे मैं बोल रही थी, हर एक के अपने व्यूज हैं इस पे। डायरेक्टर है संदीप रेड्डी बांगा। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। डायरेक्ट किसने किया है? करण जौहर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन को दिया गया। फिर उसके बाद बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के अंदर जोरम, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी, जो 12th फेल में रहे, एंड बेस्ट एक्ट्रेस के अंदर रानी मुखर्जी और शेफाली शाह को मिला है। ठीक है, लिस्ट आपके पास है, टेबल आपको मिल जाएगी, तो फिर आप आराम से इसको याद भी कर सकते हो बाद में। रिपब्लिक डे की परेड पे चलते हैं। रिपब्लिक डे की परेड पे कर्तव्य पथ पे बहुत सी झांकियां निकलती हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट्स और टेब्ल्यू अवार्ड्स किसे दिए गए हैं। 16 टेब्ल्यू फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज और 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट से रोल डाउन कर्तव्य पथ पे। तो पहले हम देखते हैं कि टेब्ल्यू कैटेगरी में, मिनिस्ट्री में जब हम बात करें, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में किसको अवार्ड मिला है। देखो, एक चीज ध्यान में रखना, दो तरीके से ये दिया जाता है। एक तो होगा जजेस चॉइस और एक होगा पॉपुलर चॉइस, राइट, जनता के हिसाब से, और एक जजेस चॉइस। तो मिनिस्ट्री टेब्ल्यू कैटेगरी के अंदर जजेस चॉइस बेस्ट टेब्ल्यू, तो सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज अवॉर्डेड। थीम वाज भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पॉपुलर चॉइस बेसिकली उसके अंदर वाइब्रेंट विलेजेस थीम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज अवॉर्डेड। ठीक है, ये तो हो गई अपनी सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात। जब मैं आती हूँ स्टेट कैटेगरी पे, तो स्टेट कैटेगरी में भी फिर दो तरीके से है। स्टेट्स में भी जजेस चॉइस और पीपल्स चॉइस। जजेस चॉइस में उड़ीसा, क्या थीम थी उनकी? विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। और टेब्ल्यू अवार्ड, टेब्ल्यू कैटेगरी के अंदर, और पीपल्स चॉइस कैटेगरी में फर्स्ट मिला है गुजरात को, धोरडो अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म, ये उनकी थीम थी। ठीक है जी, अब चलते हैं बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की तरफ। तो जजेस चॉइस और पॉपुलर चॉइस। तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज, तो किसे मिला है? सिख रेजिमेंट कंटिजेंट को। और यही इसी के अंदर ही पॉपुलर चॉइस किसको मिला है? लोगों की चॉइस क्या रही है? राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट मार्चिंग कंटिजेंट। तो ध्यान में रखिएगा, एक कैटेगरी जैसे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की अगर मैं बात कर रही हूं अमंग द 3 सर्विसेज, तो जजेस चॉइस में सिख रेजिमेंट को मिला और पॉपुलर चॉइस में राजपुताना राइफल्स को मिला। फिर उसके बाद अमंग सीएपीएफ, जजेस चॉइस में मिला है दिल्ली पुलिस विमेन मार्चिंग कंटिजेंट को, और अमंग सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज में ही पॉपुलर चॉइस में मिला है सीआरपीएफ विमेन मार्चिंग कंटिजेंट को। याद करोगे, हो जाएगा। ठीक है, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। ऑबिचरीज की बात करते हैं। डॉक्टर नित्य आनंद, जिन्होंने डिस्कवर की थी इंडिया की फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, ही डाइड। ठीक है, एट 99। अब ये ऑबिचरीज में थे। बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं। तो बुक का नाम है
What if there was no Congress? The Uncensored History of Independent India. It is a book by Priyam Gandhi Modi. ये जो book है, it is published by Roop and ये जो book है ये ओवर द लास्ट 80 ईयर्स जो कि इंडिया में मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं वो इस बुक में है, और क्या रोड मैप रहेगा टू द इंडिया ऑफ टुमारो, इट प्रोवाइड्स दैट एज वेल. ठीक है जी. फिर उसके बाद आए हैं एक वॉल्यूम ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम. फर्स्ट वॉल्यूम रिलीज हुआ है, रिलीज्ड बाय हेमंत बिस्व शर्मा जी ने रिलीज किया फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम 1947 टू 1971, एडिटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र साइका. और ये जो बुक है ना, ये 3 वॉल्यूम्स के अंदर कंप्लीट होगी बाय 2025. जितने भी आसाम में पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं 1947 से 2020 तक, वो सारे पॉलिटिकल इवेंट्स ये वॉल्यूम जो है 3 वॉल्यूम ये कवर करते हैं. सॉर्टेड है. चलिए आगे बढ़े. एक समंदर मेरे अंदर, ये बुक लिखी गई है बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस डिप्टी सीईओ संजीव जोशी. तो ये जो बुक है ये कविता संग्रह है, इसमें 75 पोएम्स हैं और ये लॉन्च करी गई बाय अजीत डोवाल जी एंड जनरल अनिल चौहान जी. ठीक है. नेशनल न्यूज पे चलते हैं. आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इनॉग्रेट किया नेशनल आरोग्य फेयर 2024. पूछेंगे कहां पर किया? न्यू दिल्ली के अंदर किया. कब? 1 फरवरी से 4 फरवरी तक रहा है ये. आरोग्य फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद द सपोर्ट ऑफ कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. देखो, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, तो ये इवेंट जो है इसका मकसद यही है कि इन सब चीज़ों को प्रमोट करना, कि अबाउट एक होलिस्टिक वेलबींग की जब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा से भी क्या होता है, राइट. तो यहाँ पर प्रॉपर वर्कशॉप, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, कंसल्टेशंस, कल्चरल प्रोग्राम्स, ताकि लोगों में अवेयरनेस है. ये इसका पर्पस था. ठीक है. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया क्या? कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस 2024. कहाँ पर? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में. कब? 3 फरवरी को. तो जो अटॉर्नीज और सॉलिसिटर्स हैं फ्रॉम एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, तो कॉमनवेल्थ नेशंस के, तो उन सब ने यहाँ पर अपनी पार्टिसिपेशन करी. तो बेसिकली जस्टिस डिलीवरी और इन सब चीज़ों को लेकर ये पूरी कॉन्फ्रेंस रही है. थीम भी इन सब से जुड़ी ही होगी क्योंकि अटॉर्नीज और सॉलिसिटर्स रहे हैं लीगल एसोसिएटेड. तो थीम जो थी इस कॉन्फ्रेंस की वो ध्यान में रखिएगा. क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी. कहाँ हुई ये कॉन्फ्रेंस? न्यू दिल्ली के अंदर. श्री धर्मेंद्र प्रधान जी लॉन्च्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क. तो ये जॉइंटली एस्टैब्लिश किया गया है बाय AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल. ये इन्वेस्टर नेटवर्क का पर्पस क्या है? देखो, जो बच्चे हैं, फैकल्टी है, आपके पास कोई आइडिया आता है, उस आइडिया को अगर नर्चर करा जाए, सपोर्ट दिया जाए, कोई एक बिजनेस आइडिया आया, बस सपोर्ट नहीं मिली, तो होता है ना कि काश अगर सपोर्ट मिल जाती तो हम ये बिजनेस खोलते, आज वो खोलते, है ना. तो उसी टाइम पे अगर स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर बच्चों को नर्चर किया जाए, उस आइडिया को नर्चर किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, राइट, मेंटरिंग करी जाए, स्ट्रैटेजिक गाइडेंस दी जाए वो अर्ली स्टेज पे ही, तो क्या से क्या हो सकता है. तो यही इसका पर्पस है, टू फोस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द एजुकेशन सेक्टर. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना कि वो इनोवेशन हब बने, इनोवेटिव आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करें इनटू अ स्केलेबल बिजनेस, है ना, उसको बड़ा बनाया जा सकता है. तो एम यही है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटरिंग एंड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस. ठीक है. किसको? टू अर्ली स्टेज स्टूडेंट्स और फैकल्टी लेड स्टार्टअप्स. डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो 28 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर. सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस कब? 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो केम इनटू फोर्स, है ना, रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी. सुप्रीम कोर्ट का पहला सेशन हुआ था 28 जनवरी को 1950 में इन द चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस. फिर 1958 में, यानी कि 8 साल बाद, 1950 के बाद 1958 के अंदर इट मूव टू इट्स करंट लोकेशन, अभी जो जहां पर है, और दैट इज इन न्यू दिल्ली, तिलक मार्ग. ठीक है. फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सी वीड कल्टिवेशन. तो कौन सी मिनिस्ट्री? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने चेयर करी ये कॉन्फ्रेंस. 27 जनवरी को हुई. कहाँ हुई? कोटेश्वर, कच्छ, गुजरात के अंदर.
इसका पर्पस क्या है? सी वीड कल्टीवेशन को इंप्लीमेंट करना ऑन पैन इंडिया बेसिस, सी वीड कल्टीवेशन को बेसिकली प्रमोट करना, एज सिंपल एज दैट। तो मन में सवाल नहीं आएगा कि सी वीड बोले तो सी वीड आप ऐसे लगाओ जो समुद्र के अंदर जो प्लांट्स जैसे ग्रो हो रहे हैं या फिर ऑन द अदर बॉडीज ऑफ वाटर। तो ये जो प्लांट्स है ना सीवीड, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग इन मेराइन इकोसिस्टम, एक हैबिटेट होते हैं फॉर मेराइन लाइफ, और साथ ही साथ इनके बहुत अदर एप्लीकेशंस भी हैं, इनके पोटेंशियल यूजेस हैं इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सीवीड कल्टीवेशन इज फॉर इट कैन सर्व फॉर बायोफ्यूल्स एंड इट इज सोर्स ऑफ वेरियस अदर मटेरियल्स एज वेल। तो हम बात कर रहे हैं सीवीड कल्टीवेशन को प्रमोट करने की, और ये कॉन्फ्रेंस फिर हुई 27 जनवरी को गुजरात में। ठीक है। Maratha military landscapes to be India's nomination for UNESCO tag for 24-25। इंडिया का नॉमिनेशन यूनेस्को टैग के लिए 24-25 के लिए किसे रखा गया, चूज किया है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। पहले एक टेंटेटिव लिस्ट में ऐड होती हैं चीज़ें, तो आप ये पहले पिक्चर्स देख रहे हो, तो जैसे जो किले रहे हैं मिलिट्री लैंडस्केप रहे हैं, राइट, मराठा के जो मिलिट्री लैंडस्केप रहे, तो मैं आपको बताऊंगी ओवरऑल इसकी पूरी जानकारी, आगे बढ़ते हैं पता चलेगा। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया 2021 में पहले से टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया, तो जो टेंटेटिव लिस्ट में होता है फिर आगे उसे नॉमिनेट किया जाता है फॉर यूनेस्को टैग। तो टेंटेटिव लिस्ट में 2021 में ऐड हो गया था। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया विच डेवलप्ड बिटवीन 17th एंड 19th सेंचुरी। तो देखो 17th और 19th सेंचुरी के टाइम पे, जो उस टाइम पे मराठा लीडर्स थे, दे बिल्ड मेनी फोर्ट्स, ताकि वही टू प्रोटेक्ट देयर लैंड्स एंड मेनी अदर फोर्ट्स। सो मोर देन 390 फोर्ट्स, 390 फोर्ट्स यू विल सी, देयर आर मोर देन 390 फोर्ट्स इन महाराष्ट्र, जिसमें से 12 फोर्ट्स जो हैं उन्हें सिलेक्ट किया गया अंडर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, और 8 जो रहे इन फोर्ट्स में से दे आर प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो 12 फोर्ट्स को सिलेक्ट किया गया अंडर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, तो वो कौन से हैं? 12 कंपोनेंट्स ऑफ दिस नॉमिनेशन आर, फोर्ट की पूरी लिस्ट है आपके पास, टाइम है अच्छे से इसको याद करना है। तो सलहेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, तो ये पूरे आपके पास नॉमिनेशंस की 12 फोर्ट्स की लिस्ट है। टेक योर टाइम, डू रिवाइज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया एनर्जी वीक शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन गोवा 6 से 9 ऑफ फरवरी को। इंडिया एनर्जी वीक बेसिकली इसका सेकेंड एडिशन गोवा में होने वाला है। इसमें आप देखोगे पार्टिसिपेशन ऑफ एनर्जी मिनिस्टर्स फ्रॉम 17 डिफरेंट कंट्रीज, 35,000 अटेंडीज होंगे, 900 एग्जिबिटर्स, बेसिकली एक बहुत ही बड़ी पार्टिसिपेशन रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है। 5 मोर इंडियन वेटलैंड्स को ऐड किया गया है टू रामसर लिस्ट। तो अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क दे दूं पहले, जब ये रामसर लिस्ट की बात हो रही है कि 5 और को ऐड किया हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इन 5 को ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया कितनी हो गई हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रामसर साइट्स क्या है? देखो, रामसर कन्वेंशन जो है वो आई थी और ट्रिटी साइन हुई। बेसिकली रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रिटी है, ईरान में रामसर साइट है, वहां पर हुई, तो रामसर वहीं से नाम पड़ा। तो जो वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जिनमें हमें ध्यान देना है, तो बेसिकली उसके अंदर जैसे इंडिया में काफी वेटलैंड्स हैं, तो उनको कुछ को रामसर लिस्ट के अंदर ऐड किया हुआ है। ठीक है, सो वो आप बताओगे ना कितने हैं। तो रामसर साइट्स आर दोज वेटलैंड्स दैट आर डेजिग्नेटेड कि ये आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है जी। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है, इट केम इनटू फोर्स, अगर आपसे पूछ लें तो बता देना 21 दिसंबर 1975 इंडिया ने भी साइन किया रामसर कन्वेंशन को। कब किया? डेट इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी 1982। अगर जिसे नहीं दिख रहा है मैं यहां लिख देती हूं, 1 फरवरी 1982 इंडिया साइंड रामसर कन्वेंशन। ध्यान में रखिएगा। टोटल रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में आफ्टर इंक्लूडिंग दीज 5, वो बताना। अब ये जो 5 है पूरी, 2 तमिलनाडु की हैं, 3 कर्नाटका की हैं। तो ये जो 3 कर्नाटका की हैं, मगधी खेरे कंजर्वेशन रिजर्व, अनका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व और अघानाशिनी एस्चुरी, तो ये आपकी कर्नाटका से है, और करवती बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ये 2 तमिलनाडु से ऐड हुई हैं। इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है यहां से, मेक श्योर ये याद जरूर कर लें। अभी हमने वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की बात करी थी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर, तो इंदौर में
हुई ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर, एट सिरपुर पॉन्ड, जो कि रामसर साइट है इंदौर की। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि 3 सिटीज हैं। वो कौन सी सिटीज हैं? भोपाल, इंदौर और उदयपुर। ये 3 सिटीज हैं दैट आर मूविंग टुवर्ड्स, मतलब दे आर गेटिंग, अभी हुआ नहीं है बट दे विल बी गेटिंग रिकॉग्निशन एज रामसर वेटलैंड सिटी। कौन सी 3? भोपाल, इंदौर और उदयपुर। आगे चलें, इनकी तस्वीर देख लो, काफी अच्छे से घूर रहे हैं ये। फ्रॉग की स्पीशीज है। सवाल ऐसे आएगा, सफेरोथेका वर्षाभू, ये स्पीशीज किसकी है? फिश, फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड, बहुत से ऑप्शंस डाल देंगे वो। आप बस इतना ध्यान में रखना, ये एक बरिंग फ्रॉग है एंड रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड दिस स्पीशीज इन अर्बन बेंगलुरु। तो नाम किससे जुड़ा हुआ है? फ्रॉग की स्पीशीज से। ठीक है। ग्लोबल एक्सपो 2024 1 फरवरी से 3 फरवरी तक हुई। कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर 3 दिन की एग्जीबिशन थी ये, जो कि हुई एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। एग्जीबिशन है तो मुझे पता चल रहा है ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, पूरी वहां पर एग्जीबिशन हुई। और over 800 exhibitors from across India and world, they featured their जो भी उन्होंने बेसिकली शोकेस किया। और 1 लाख विजिटर्स द इवेंट सॉ, एंड द एक्सपो विल होस्ट एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस एंड अदर इवेंट्स इंक्लूडिंग अ सीईओ कॉन्क्लेव। ठीक है जी। हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है 37th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। कहां पर? फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। ये लार्जेस्ट क्राफ्ट्स फेयर होता है इन द वर्ल्ड। ये 37th है। सेलिब्रेट कहाँ हुआ? सूरज कुंड डिस्ट्रिक्ट। अभी बेसिकली इसकी सेलिब्रेशन जो है 2 फेब से 18 फेब तक होगी। और इसके अंदर जो मेन अट्रैक्शंस क्या है? रिच शोकेस ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशंस का वहाँ पे अच्छे से शोकेस होता है। रीजनल क्राफ्ट, इंटरनेशनल और ट्रेडिशंस जो भी हैं वहाँ सब दिखाए जाते हैं, शोकेस होते हैं। ये मेन अट्रैक्शंस रहती हैं। थीम स्टेट है गुजरात, और जो पार्टनर नेशन है इन दिस क्राफ्ट मेला वो है तंजानिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीजें तो खास तौर पे। एक थीम स्टेट पूछ लेते हैं और एक अपना पार्टनर नेशन कौन है वो पूछ लेते हैं। तंजानिया ध्यान में रखेगा। द्रास विंटर कार्निवल 2024 1 फरवरी से 6 फरवरी तक ये होगा लद्दाख के अंदर। इसको जश्न फतेह भी बोला जाता है। ये जो थीम है इस कार्निवल की वो है सेलिब्रेटिंग लाइफ इन दी 2nd कोल्डेस्ट इनहैबिटेटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो 2nd कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है ये, जहां पर लोग रहते हैं। और उसमें ये देखें तो 2nd नंबर पे आता है। तो सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ती है? जहां लोग रहते हैं वहां पर। कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज ओमाइकन, रशिया। राइट, ओमाइकन, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट एज। तो रशिया ये कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है ऑन अर्थ। 2nd अपनी द्रास है। और ये जो कार्निवल है ये कोलैबोरेशन है बिटवीन लोकल कम्युनिटीज, इंडियन आर्मी एंड द्रास को गेटवे टू लद्दाख भी बोला जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब तो हाइलाइट्स देखते हैं बजट के। इंटरिम बजट 2024 के क्या हाइलाइट्स हैं? हलवा हुआ, हलवा सेरेमनी हो गई थी, फिर उसके बाद इंटरिम बजट अब आ गया है। तो हम भी तैयार हो जाते हैं। हलवा जिन्होंने खा लिया ठीक है, नहीं खाया कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरिम यूनियन बजट। इंटरिम क्यों है? क्योंकि अभी इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शंस होने के बाद अब सरकार यही रहती है, बदलती है, जो भी है। तो उसके बाद ही जो है बेसिकली तभी आप इंटरिम बजट लेकर आते हो। फाइनल फुल बजट नहीं होता है। इंटरिम बजट इसीलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्शंस होने हैं, फिर फुल बजट आएगा। इट विल बी प्रेजेंटेड इन जुलाई पोस्ट लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है जी। ये 6th बजट है जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन जी, वो ये लेकर आई। एंड लास्ट वन ऑफ पीएम मोदी लेड गवर्नमेंट 2nd टर्म, सरकार का जो 2nd टर्म चल रहा है ना। तो ठीक है, 6th बजट है ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी लेकर आई हैं। ये उनका ये 6th बजट है ये, दैट शी इज प्रेजेंटिंग। ठीक है, हाइलाइट्स देखते हैं। ये बजट फोकस कर रहा है फिस्कल कंसोलिडेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ पे। ग्रोथ हो, ग्रीन ग्रोथ हो, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना। रेलवेज पे। फिस्कल कंसोलिडेशन बोले तो इनकम है नहीं, खर्चा बहुत हो रहा है ना। घर में भी ऐसे होता है, घर का बजट है, मम्मी पापा लेकर आते हैं ये इस बार का बजट है, इतने पैसे दिए हैं आपको, इतनी कमाई होगी आपकी 100 रुपये और आपकी मनी पॉकेट मनी है और आप खर्चा करो 200 रुपये का। ठीक है, अब यहां तो चलो ठीक है। जब मैं बात करती हूं नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे देखो एक डेफिसिट रहता है, गैप रहता है ना, जो इनफ्लो हो रहा है और जो आउटफ्लो हो रहा है।
ठीक है जी। तो वो हमेशा हम ये डेफिसिट क्या है, किसी चीज की कमी, तो हम ये भी चाहेंगे ना कि जो हमारा डेफिसिट है, जो डेट एक्यूमुलेशन है, वो कम हो। तो बजट इसी पे फोकस कर रहा है, अपने रिवेन्यू को कैसे बढ़ाएं, अपने एक्सपेंडिचर को कैसे कम करें ताकि हमारा डेफिसिट कम हो, राइट। तो फिस्कल कंसोलिडेशन ये है। क्योंकि ये इंटरिम बजट है इसलिए टैक्स रेट्स पे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, फैक्ट्स हैं, प्योर नंबर्स हैं, याद करने पड़ेंगे, एनी हाउ कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। फाइनेंशियल ईयर 25 यानी कि अभी 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर अब आएगा, तो उसके लिए फिस्कल डेफिसिट का जो उन्होंने टारगेट रखा है दैट इज 5%, 5.1% ऑफ जीडीपी। फाइनेंशियल ईयर 24 का फिस्कल डेफिसिट टारगेट वाज रिवाइज्ड डाउन टू 5.8%। तो हम चाहते हैं कि अब जो 24-25 वाला जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो उसमें फिस्कल डेफिसिट और कम हो, 5.1% का हो, और 2025-26 के लिए वी वांट टू गो ऑन टू दिस पाथ ओनली, और हम उसको करना चाहते हैं टू 4.5%। ऑब्वियसली आप ये चाहोगे कि वो नंबर ये कम ही होता जाए, ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेट किया गया है 11.1 लाख करोड़ का, विच इज अप 11.1%। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जब आप देखो रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर है लेकिन कैपिटल पे एक्सपेंडिचर है, आगे फायदा भी मिलेगा। यार अपग्रेडिंग बिल्डिंग्स, अपनी मशीनरी पे आप खर्चा कर रहे हो, राइट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट हो गई। सो यू आर क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, है ना, तो वहां पर आप मशीन लेकर आए अपनी फैक्ट्री के लिए, उस पर खर्चा किया, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हो रही है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11.1 लाख करोड़ यू हैव सेट असाइड। टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है 30.80 लाख करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 का रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वो है 44.90 लाख करोड़, ठीक है। और इन्फ्लेशन मॉडरेट टारगेट है 2% से 6% के बैंड में रहे, और इकोनॉमिक ग्रोथ हैज पिक्ड अप, और जो एवरेज रियल इनकम ऑफ पीपल है दैट हैज इंक्रीज, इट इज इंक्रीज बाय 50%। रेलवेज पे चलते हैं, ये अनाउंस किया गया है कि 40,000 जो नॉर्मल रेल बोगीज हैं उन्हें वंदे भारत में दे विल बी कन्वर्टेड टू, और साथ ही साथ जो की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मेट्रो रेल हो गया, नमो भारत हो गया, उसे और सिटीज के अंदर एक्सपैंड किया जाएगा। 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए हैं, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। यहां से सवाल बन सकता है। ग्रीन एनर्जी, हम चाहते हैं नेट जीरो की हमारी कमिटमेंट है बाय 2070, और इसके लिए हम काफी स्कीम्स भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें से एक स्कीम कह रही थी कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स पे हम चाहते हैं ऊपर रूफटॉप सोलराइजेशन। वो कौन सी स्कीम थी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड विल एनेबल टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ, ठीक है, थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन। ऑब्वियसली अगर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में ये रूफटॉप सोलरेशन होगा, थ्रू दिस ऑब्वियसली 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ फिर आपको मिल सकती है, घरों में आ सकती है। वायबिलिटी गैप फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड, किस लिए, फॉर हार्नेसिंग ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल फॉर द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 1 गीगावाट। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ऑफशोर विंड एनर्जी को अपने को हार्नेस करना है, और हमारी अभी इनिशियल कैपेसिटी है 1 गीगावाट की, और इसलिए कि इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड। वायबिलिटी गैप फंडिंग, देखो एक गैप है, गैप क्यों है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें बहुत आप ऐसा लगा लो कि कमर्शियली वायबल नहीं है वो प्रोजेक्ट। प्राइवेट सेक्टर भी अगर उसमें एंटर कर जाए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बहुत पैसा लगेगा उसमें। तो सरकार कहती है आप टेंशन मत लो, हम भी आपके साथ आ जाते हैं। तो सरकार भी वो जो गैप है वो सरकार फुलफिल कर देती है, दैट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट दे देती है, जैसे ग्रांट्स की फॉर्म में दे दिया, राइट, टू मेक दोज जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कमर्शियली अनवायबल थे, जहां पर प्राइवेट सेक्टर जो कूदना चाह रहा था, बट ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत पैसा लगता तो वहां दिक्कत होती, तो गैप पड़ रहा था, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, ठीक है जी, क्लियर हो गया। साथ ही साथ और क्या है एनर्जी सेक्टर के अंदर, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 मिलियन टन्स विल बी सेटअप बाय 2030। सारे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ई बसेस की और ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अडॉप्शन करी जाएगी, इसको एनकरेज किया जाएगा। टूरिज्म के लिए
जो स्टेट्स को एनकरेज किया जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स, और उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे, स्टेट्स को दे देंगे, ताकि आप इन डेवलपमेंट्स को फाइनेंसिंग हो जाएगी। रेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज, वहाँ की सर्विसेज कैसी हैं वो एस्टैब्लिश होगा। और जैसे लक्षद्वीप जैसी जगहें हैं, अब वहाँ पर आप चाहोगे ना ऐसे प्रोजेक्ट्स आए, पोर्ट कनेक्टिविटी हो, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एमिनिटीज हो इन आइलैंड्स पे, राइट, तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। किस लिए? प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए कि आप जो सनराइज डोमेन्स में, मतलब जो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं या ऐसे टेक्नोलॉजी जो अभी मतलब सूरज की किरणों उस पर पड़ रही है, अभी उभर रहे हैं, अभी लोगों में उनकी अवेयरनेस फैल रही है, अब लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स हैं वो, राइट, वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो उसको नर्चर करेंगे ना, उसको सपोर्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म बड़े बहुत लंबे समय के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने 1 लाख करोड़ का कॉर्पस जो है एस्टैब्लिश किया है विद 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात है यहाँ पर और इंटरेस्ट रेट भी कम हो। एंड अ न्यू स्कीम विल बी लॉन्च जिसके अंदर हम डीप टेक टेक्नोलॉजीज को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं फॉर डिफेंस पर्पसेस ऑल्सो। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है ना। हेल्थ पे चलते हैं, आयुष्मान भारत कवर करेगा और उसको एक्सटेंड किया जा रहा है आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए भी। जितने भी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर स्कीम्स हैं दैट विल बी ब्रॉट अंडर वन कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम। सेंटर विल एनकरेज सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन ऑल्सो। हाउसिंग एंड माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं। कोविड पे जितने भी चैलेंजेस रहे उसके बाद भी पीएम आवास योजना ग्रामीण चलती रही, उसको हमने इंप्लीमेंट किया, कंटिन्यू किया, एंड अब सेंटर इज क्लोज टू अचीव दिस टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेस। फिर 2 करोड़ और घर जो है दैट विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट 5 years, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ रही है विद इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ फैमिलीज। फिर उसके बाद ये जो स्कीम्स है ना, जैसे अपना ये हो गया पीएम आवास योजना ग्रामीण, विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि, मुद्रा योजना, लखपति दीदी, ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आपको ये स्कीम्स पढ़नी रहेंगी। पीएम विश्वकर्मा स्कीम की यहाँ पर भी बात करी, दैट प्रोवाइड्स एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, उनकी स्किल्स को अपलिफ्ट किया जाए। फिर उसके बाद सरकार ने पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने क्रेडिट असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, ताकि क्रेडिट आसानी से मिले। 43 करोड़ लोन सेंक्शन किए अंडर पीएम मुद्रा योजना। और सरकार ने द गवर्नमेंट विल ऑल्सो एक्सपैंड लखपति दीदी स्कीम रूरल वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर और फिशरी के अंदर क्या हुआ है? प्रधानमंत्री किसान संपद योजना ने बेनिफिट किया है 38 लाख फार्मर्स को, 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हुई है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना ने असिस्ट किया है 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, 60,000 इंडिविजुअल्स को विद क्रेडिट लिंकेजेस, इंडिविजुअल्स को, एंटिटीज को बेसिकली दे हैव कनेक्टेड विद क्रेडिट फैसिलिटीज, जैसे लोन्स हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, तो वो आसानी से मिल जाए। एंड गवर्नमेंट आगे भी प्रमोट करेगी क्या? प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। कटाई के बाद भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं, तो उसके अंदर भी प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी। न्यू डिपार्टमेंट जो है उसका नाम है मत्स्य संपद। इट विल बी सेटअप किस लिए? फिशरमैन्स की नीड को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है नैनो डीएपी, दैट इज नैनो डाई अमोनियम फोस्फेट, फर्टिलाइजर है फॉर वेरियस क्रॉप्स। इसके यूसेज को एक्सपैंड करें फॉर ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में ये यूज हो जाए। एंड इट विल ऑल्सो फॉर्मुलेट पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज जो डेयरी फार्मर्स को सपोर्ट करें और जो फुट एंड माउथ डिसीज को डिफीट करे, मतलब ये डिसीज नहीं हो, और इसके चलते भी सरकार ये सब देखते हुए भी ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगी। गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी अचीव आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स अपने को इंपोर्ट ना करना पड़े, तो उसके लिए भी सेल्फ रिलायंट हो हम, उसके लिए भी, राइट। तो हाई यील्ड वेराइटी, प्रोक्योरमेंट, वैल्यू एडिशन, क्रॉप इंश्योरेंस, वो सारी चीजें कवर हो इसके अंदर, इस पे भी रिसर्च होगी। फिर उसके बाद एमएसएमई की बात करूं तो स्किल इंडिया मिशन इनिशिएटिव, जो कि देखो स्किल इंडिया मिशन इनिशिएटिव से मुझे पता चल रहा है स्किल्स को बढ़ाने की बात हो रही है यंग इंडिविजुअल्स में। और अगर ऐसा होता है, ये इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूं, ये इनिशिएटिव किससे लिंक करता है? प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम से। मेक इन इंडिया तभी होगा ना जब आपके पास वो स्किल्स होंगी, तो मेक इन इंडिया भी बोल्स्टर हुआ। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, अगर आप प्रोडक्शन करोगे आपको इंसेंटिव मिलेगा। प्रोडक्शन तभी होगा जब वर्कर स्किल्ड होगा, है कि नहीं? तो स्किल इंडिया मिशन इंसेंटिव इनिशिएटिव towards bolstering the production linked incentive and make in India programs. It trained
1.4 करोड़ यंग इंडिविजुअल्स, रीस्किलिंग करी, अपस्किलिंग हुई है ऑफ 54 लाख यूथ, 3000 न्यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ऑब्वियसली R&D को अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्ट्रेसिंग दैट रिसर्च एंड इनोवेशन इट विल कैटलाइज इंडियाज ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, डेवलपमेंट होगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी मेड दैट जय जवान जय किसान जय विज्ञान, राइट। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज फर्दर्ड दैट टू जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान, एज इनोवेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कुछ और हाइलाइट्स, बस ये बजट यहाँ पर के हाइलाइट्स खत्म होते हैं। फिर सरकार कह रही है कि गवर्नमेंट हैड पुल्ड आउट 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन 10 years। फ्री फूड दिया है 80 करोड़ पीपल को थ्रू वेरियस स्कीम्स। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते 34 लाख करोड़ थ्रू प्रधानमंत्री जन धन योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। इट हैज लेड टू सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़। और गवर्नमेंट जो है ईस्टर्न सेक्टर की डेवलपमेंट पे और ज्यादा अटेंशन अब देगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट कैटेगरी से जो इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं इस हफ्ते वो सारी कवर कर लेते हैं। तो बजट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कवर हो चुके हैं। सेशन थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि हमने बजट, इंटरिम बजट डिस्कस किया है। इसके अंदर काफी बड़ा था और ऑब्वियसली सारी चीजें वापस से रिवाइज हो गई हैं। आगे चलते हैं। स्टेट में ये है कि पंजाब की सरकार ने दे हैव सेटअप SSF, सड़क सुरक्षा फोर्स, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। तो अगर पूछें कि SSF जो है किसने सेटअप करी है, पंजाब की सरकार ने सेटअप करी है। रोड फैटिलिटीज जो है वो कम हो, और उसी के चलते जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के भगवंत सिंह मान जी ने फ्लैग्ड ऑफ 144 हाईटेक व्हीकल्स फ्रॉम जलंधर। देखो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आप नंबर डायल करें 112 और व्हीकल जो है इट विल रीच द स्पॉट, 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगा वंस दे रिसीव द कॉल। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके चलते 3000 जिंदगियां हर साल बचाई जा सकती हैं। ठीक है जी। 4th रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 वॉज हेल्ड। कहां पर? नागालैंड के अंदर। 4th एडिशन है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड दिस फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन नागालैंड और इसकी थीम क्या है? ऑर्गेनिक ऑरेंज। ओडिशा लॉन्चेस लाभ MSP स्कीम फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए वो प्रोडक्ट जो टिम्बर से नहीं आ रहा है, जैसे अपना हनी है, शिकाकाई हो गया, सॉल लीव्स, तो महुआ फ्लावर, जो आप टिम्बर से नहीं लेकर आ रहे हो, प्रोडक्ट्स दैट आर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनके लिए MSP। तो ओडिशा ने लॉन्च, कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? इंपॉर्टेंट है, ओडिशा ने लॉन्च करी है ये लाभ MSP स्कीम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लघु वन जातीय द्रव्य कराया। तो सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट आप इसकी फुल फॉर्म याद में रखिएगा। 100% स्टेट फंडेड स्कीम है ये। बता दिया मैंने आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। किसको? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। ऑब्वियसली फिर जो ट्राइबल प्राइमरी कलेक्टर्स हैं जो लेकर आते हैं तो उनको एम्पावर होगा, है ना। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? सारी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होती है ऑफ प्लांट ओरिजिन, वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाता है। तमिलनाडु ने अनाउंस करी है इसकी। अच्छा, वो पूछेंगे कि केलाइगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम ये कौन सी स्टेट की है? तमिलनाडु की है। इसके अंदर क्या होता है? स्पोर्ट टैलेंट जो है विलेज लेवल पे उसको बढ़ावा दिया जाए, और उसके चलते क्या होता है, यहाँ पर क्या करेंगे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे इन 12,000 विलेज पंचायत, और द इनॉग्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्पोर्ट्स किट अंडर दिस स्कीम विल बी ऑन 7th of February। कहां पर? ट्रिची के अंदर। तमिलनाडु की एक और न्यूज है। तमिलनाडु को मिल गया है 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इरोड डिस्ट्रिक्ट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 80,000 हेक्टेयर्स ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इन बारगुर हिल्स इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इतना एरिया डिक्लेयर किया गया है एज थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये सेंचुरी बेसिकली एक प्रोटेक्टेड कॉरिडोर रहेगा टाइगर्स और एलिफेंट्स की मूवमेंट्स के लिए फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स टू ईस्टर्न घाट्स। नीलगिरी वाला एरिया भी पड़ जाता है। एक और स्कीम है तमिलनाडु की, नाम है उंगलई थेडी उंगल उरुल। सो ओरिल, तो ये स्कीम तमिलनाडु की स्कीम है। इसका एम क्या है? देखो, जो हम सर्विसेज देते हैं, जो स्कीम्स हैं, क्या वो सही से इंप्लीमेंट हो रही हैं, उनकी डिलीवरी सही है और उसको इंप्रूव करें, ये इसका मकसद है। जिसके चलते जो कलेक्टर्स हैं और जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स हैं ना, वो हर महीने ऑन 4th Wednesday
दे विल स्पेंड पूरे 24 आवर्स ये देखेंगे कि ये बाकी जितने भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसकी फंक्शनिंग को रिव्यू करेंगे. दे विल इंस्पेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसीव रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम पब्लिक. तो सर्वे होगा, सर्वे इन द सेंस रिव्यू करेंगे वो लोग. कौन करेगा? कलेक्टर्स करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स करेंगे. कब करेंगे? ऑन 4th Wednesday ऑफ एवरी मंथ. इंटरनेशनल न्यूज पे चलते हैं. इंटरनेशनल न्यूज कहती है कि बस एक बात ध्यान में रखना, कोमोरोस के प्रेसिडेंट का नाम मिस्टर अजाली ओसमानी जी बन गए हैं कोमोरोस के प्रेसिडेंट. बस इतना याद में रखना है. अच्छा, मलेशिया ने वेलकम किए हैं न्यू किंग सुल्तान इब्राहिम. तो सुल्तान इब्राहिम ध्यान में रखेंगे, मलेशिया ने नए राजा सुल्तान इब्राहिम का स्वागत किया. कैंसर के केसेस 2050 तक बढ़ जाएंगे टू 77%. मैं नहीं कह रही हूं, WHO कह रहा है ऐसा. और ये कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल रिकॉर्ड ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द केस नंबर्स. वहां इंक्रीज ज्यादा होगा. नंबर ऑफ न्यू कैंसर केसेस विल राइज टू more than 35 million in 2050. That is 77% higher than the figure that was in 2022. Right, 2022 के कंपैरिजन में. WHO ने कहा है कि टोबैको, अल्कोहल, ओबेसिटी, एयर पोल्यूशन, ये सब फैक्टर्स हैं. ये जो नंबर में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, जो कि होनी नहीं चाहिए. तो ये जो कैंसर केसेस में जो राइज आपको देखने को मिलेगा, उनके पीछे ये सारे फैक्टर्स हैं. टेंशन में भी आ गए. ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी से चलते हैं. स्पोर्ट्स कैटेगरी में रोहन बोपन्ना ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स. तो बोपन्ना एंड हिज ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एब्डन, उन्होंने इटालियन पेयर को हराया एंड दे क्लिंच्ड मेंस डबल फाइनल. जेनिक सिनर वॉन हिज फर्स्ट मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल. और किसको हराया? डैनियल मेडवेदेव. तो नाम ध्यान में रखिएगा, जेनिक सिनर, ये इनकी तस्वीर है, वॉन हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल. फिर उसके बाद आरेना सबलेंका बन गई है फर्स्ट विमेन टू डिफेंड सिंगल्स टाइटल इन अ डेकेड. पिछले साल भी उन्होंने ये जीता, इस साल भी उन्होंने अपनी पोजीशन को कायम रखा और उन्होंने डिफीट किया चाइना जेंग क्विनविन को इन ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल. ठीक है, नीदरलैंड ने डिफीट किया इंडिया को टू विन हॉकी 5 विमेन वर्ल्ड कप. तो मैं बात कर रही हूं विमेन की, विमेन वर्ल्ड कप की. मेन की भी बात करूंगी. विमेन्स वर्ल्ड कप ने नीदरलैंड ने जीता, इंडिया को हराया. और हॉकी 5 मतलब दोनों टीम में 5-5 खिलाड़ी हैं. ठीक है जी. 24 to 27 ऑफ जनवरी इट वॉज हेल्ड इन मस्कैट, ओमान. ठीक है, नीदरलैंड वॉन द फाइनल अगेंस्ट इंडिया. फिर उसके बाद ये थी विमेन्स की बात. जब मैं बात करूं मेंस की, तो भी नीदरलैंड जीता है, बट नीदरलैंड ने बीट किया मलेशिया. ध्यान में रखिएगा ये बात, हॉकी 5 के अंदर ही. खेलो इंडिया की बात करते हैं. तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो कि हुए थे 19 जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी. क्या हुआ उन गेम्स में? कौन जीता, कौन हारा, किसने कितने मेडल लिए? महाराष्ट्र ने जीता है. महाराष्ट्र ने टॉप किया है. ये 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 टू 31 ऑफ जनवरी ये हुए. तमिलनाडु की 4 सिटीज के अंदर ये गेम्स हुई थी, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर. पहली बार हुआ है ऐसा कि ये गेम साउथ इंडिया के अंदर हुए हैं. महाराष्ट्र ने 158 मेडल्स जीते हैं. तमिलनाडु सेकंड पे आया है, हरियाणा थर्ड पे आया है. तो आपके पास ये लिस्ट है, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज. तमिलनाडु में कितने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज. तो महाराष्ट्र ने जीते 158 मेडल्स, तमिलनाडु ने 98, हरियाणा ने 103 और 4th नंबर पे है दिल्ली विथ 56 मेडल्स. टाइम मिले तो देख लेना कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज. लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ J&K एंड लद्दाख दे लॉन्च्ड लोगो एंड मैस्कोट फॉर 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024. इट विल बी हेल्ड इन लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम 2 से 6 फरवरी तक. सेकेंड पोर्शन जो है वो 21 फरवरी से 25 ऑफ फरवरी को होगा जम्मू एंड कश्मीर में, गुलमर्ग के अंदर. मैस्कोट क्या है? स्नो लेपर्ड. शीने श्रे और शान, ये तस्वीर है. ठीक है जी. जय शाह जी को रीअपॉइंट किया गया है एज एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन फॉर 3rd सक्सेसिव ईयर. तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह. ये इनकी तस्वीर है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कहती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कहती है कि इंडिया का पहला AI यूनिकॉर्न कौन बना है? कृत्रिम. ओला के फाउंडर का ये स्टार्टअप है जिनका नाम है भविश अग्रवाल. एंड इट बिकम्स फर्स्ट इंडियन AI स्टार्टअप टू गेन
बिलियन डॉलर वैल्यूएशन। ठीक है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है न्यू कंगारू लिजर्ड स्पीशीज, या देख सकते हो नाम है अगस्त्यगामा एज। कहाँ डिस्कवर किया? वेस्टर्न घाट्स के अंदर। ये स्पीशीज किसकी है ये पूछ लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। न्यूरालिंक इम्प्लांट्स फर्स्ट ब्रेन चिप इन अ ह्यूमन। न्यूरालिंक बेसिकली एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है, एलन मस्क की है। इसमें बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट ब्रेन चिप को इम्प्लांट किया है इन द ह्यूमन। बेसिकली यहाँ पर देखो, जब मैं ऐसे सोचूं कि मतलब ऐसा होता है ना कि मैंने कुछ सोचूं और वो हो जाए, वो सामने जो बड़ी डिवाइस है तो वो आपके सोचने से और वो जो डिवाइस है उसके बीच में कनेक्शन हो। सो न्यूरालिंक्स गोल इज टू एनेबल पीपल टू कंट्रोल डिवाइसेस लाइक फोन्स। मैं मन में सोच रही हूँ कि कॉल XYZ पर्सन, तो वो कॉल मिल जाए अपने आप। आई थॉट दैट, और फोन हो जाए। ठीक है, इफ आई वांट टू अनलॉक माय फोन, तो दैट आई थिंक, और वो डिवाइस से कनेक्टेड हो और वो खुल जाए। तो इसके चलते एक ब्रेन में चिप बेसिकली दैट विल गो। तो ये पर्पस है, ये बात करी जा रही है। सो इट विल एनेबल पीपल टू कंट्रोल डिवाइसेस लाइक फोन्स एंड कंप्यूटर्स बाय थिंकिंग अबाउट देम, एंड द प्रोडक्ट हैज बीन नेम्ड टेलीपैथी। ठीक है जी। तो न्यूरालिंक्स टेक्नोलॉजी मेनली वर्क्स थ्रू इम्प्लांट कॉल्ड लिंक, अ डिवाइस दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, मेटा ने रिलीज किया है क्या, एक न्यू ओपन सोर्स है AI कोडिंग असिस्टेंट, नाम है कोड लामा 70B। तो ये जो कोड लामा 70B है, ये एक कोडिंग असिस्टेंट, AI कोडिंग असिस्टेंट है, मेटा ने रिलीज किया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज ये हैंडल कर सकता है ये मॉडल, एंड इट कैन बी मोर एक्यूरेट, इट विल बी मोर एक्यूरेट एज वेल। इंडेक्स पे चलते हैं। फोर्ब्स के हिसाब से लुई विटॉन के बर्नार्ड अर्नोल्ड ने बीट किया है एलन मस्क को, और वो बन गए हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। तो ये इनकी तस्वीर है और ये है एलन मस्क की। ठीक है, द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। तो यहाँ पर लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये जो पूरा रीजन है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का, स्नो लेपर्ड की प्रेजेंस यहाँ बहुत रहती है। और एक प्रोग्राम हुआ, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया प्रोग्राम, फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज। इसके चलते फिर ये रिपोर्ट आई, ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, और इसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि देयर आर 718 स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। और इन्होंने पूरा ट्रांस हिमालयन रीजन, जो मैंने आपको मैप में दिखाया ना, लद्दाख, JNK, हिमाचल प्रदेश, वो सारा उनका हैबिटेट है स्नो लेपर्ड्स का, वो कवर किया। और ये पूरी जो एक्सरसाइज हुई, कोऑर्डिनेटर कौन था? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ स्टेट्स ने भी सपोर्ट किया, जो स्नो लेपर्ड रेंज वाली स्टेट्स हैं, एंड 2 कंजर्वेशन पार्टनर्स, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूरू एंड WWF इंडिया। डेटा के हिसाब से लद्दाख में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स हैं, 477, फिर उत्तराखंड में, फिर हिमाचल में, अरुणाचल में, फिर सिक्किम में, और फिर जम्मू एंड कश्मीर में। स्नो लेपर्ड की बात करूं तो IUCN में वल्नरेबल है, और साइट्स में इन द स्नो लेपर्ड दे आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? हेमिस नेशनल पार्क भी है ना, तो हेमिस लद्दाख को, लद्दाख में सबसे ज्यादा भी देखने को मिले हैं। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड्स डे कब होता है? 23 अक्टूबर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कितना करप्शन कहां पर हो रहा है? इंडिया की रैंक क्या है? 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक है 93rd। ये है इस बार 2023 का जो एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है। कौन रिलीज करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो परसेप्शन है, परसेप्शन इन द सेंस कि एक्सपर्ट से पूछा जाता है, बिजनेस पीपल से सर्वे होता है, और फिर कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है बाय देयर परसीव्ड लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन कितना है, वो सब देखा जाता है। 0 से 100 का स्केल होता है। अगर 0 है तो बहुत करप्ट है, और अगर 100 है तो साफ है, कोई करप्शन ही नहीं है। तो इंडिया की रैंक इट स्लिप्स 8 प्लेसेस सिंस 2022। 2022 में इंडिया की रैंक थी 85, और अभी है इंडिया की रैंक 93। ओवरऑल स्कोर की अगर मैं बात देखूं, 2023 में इस बार जो स्कोर रहा दैट इज 39, 2022 में 40 था। तो एक का डिफरेंस है स्कोर में, उसकी वजह से रैंक में आप देख सकते हो, पहले 85 और अब 93। 93 इंडिया की रैंक है। हमारे पड़ोसियों का क्या हाल है? पाकिस्तान हमसे भी पीछे है, 133, श्रीलंका 115, बांग्लादेश 149, चाइना थोड़ा चलो आगे है 76। टॉप 3 कंट्रीज, डेनमार्क टॉप पे है, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड, बॉटम 3 पे सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखना। एशियन रीजन की बात करूं तो सिंगापुर ने टॉप किया है, ओवरऑल रैंक्ड 5th एशियन रीजन के अंदर। डिफेंस कैटेगरी क्या कहती है? डिफेंस कैटेगरी कहती है कि सर्वे वेसल है, संध्यक,
तो पहले तो ये पूछेंगे संध्यक क्या है। संध्यक लेटेस्ट सर्वे वेसल है, लेटेस्ट भी है और लार्जेस्ट सर्वे वेसल है जो इंडियन नेवी के अंदर कमीशन हुआ है। एंड पूरी तरह अब ये चालू करने के लिए पूरी तरह तैयार है हमारी नेवी। इट इज अ फर्स्ट ऑफ 4 सर्वे वेसल शिप्स दैट इज बीइंग बिल्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। तो ये उसमें से पहला है, 4 का बात है, ये फर्स्ट वन है, सर्वे वेसल है, लार्जेस्ट है एंड इट वाज इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया था 4 दिसंबर 2023, बट अभी नेवी में कमीशन हो गया है। इंडियन एयरफोर्स इज टू कंडक्ट दिस मेगा एक्सरसाइज, नाम है वायु शक्ति, 17 फरवरी को। कहां पर? पोखरन रेंज जैसलमेर के अंदर। लास्ट एडिशन इस एक्सरसाइज का 16 फरवरी को हुआ था 2019 में। एंड ये जो एक्सरसाइज है इट विल ऑल्सो शोकेस जॉइंट ऑपरेशन होंगे इंडियन आर्मी के साथ भी। वायु से पता चल रहा है एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एयर वायु, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पहला एडिशन हो रहा है ये, सदा तानसिक इनॉग्रल एडिशन। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच की, दोनों आर्मीज, दोनों नेशंस के बीच की एक्सरसाइज होगी। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक होगी। कहां होगी? राजस्थान के अंदर होगी। INS निरुपक डी कमीशन, संध्यक कमीशन हुई है, ये डी कमीशन हुई है, सेवा मुक्त हो गई है, सर्विस दे दी पूरी एट विशाखापट्टनम आफ्टर 38 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। INS निरुपक इंडियज नेवी का इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ड सर्वे शिप है, डी कमीशन एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। It was commissioned into service कब? 14 अगस्त 1985 and it was actively engaged in humanitarian assistance and disaster relief operations. सर्वत्र, हर जगह ऐसा होता है ना, इंडियन आर्मीज मोबाइल ब्रिज सिस्टम चल सकता है। तो एक मतलब कहीं पर दिक्कत हो, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो आपको एक ब्रिज चाहिए बनाने को, तो ये मोबाइल ब्रिज है। आप इसको ऐसे देख रहे हो ना, ट्रक देख रहे हो, मैं इसके बारे में बात करूंगी, तो यहाँ पर आप इससे लेकर जा सकते हो। एंड इट इज क्राफ्टेड बाय आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम विच इज अंडर DRDO। ब्रिजिंग, वर्सेटाइल ब्रिजिंग सॉल्यूशन हो गया फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिलिट्री ट्रैफिक। तो इसका जो ये इट स्पैन्स एन एरिया ऑफ बेसिकली 15 से 15 to 75 मीटर्स वाइड, इट कैन टेक इट स्पैन दैट गैप, और इट कैन बी यूज एज एन इमरजेंसी ब्रिज ऑल्सो, जैसे फ्लड्स और अर्थक्वेक्स के टाइम पे। और ये जो ब्रिज है दैट इज माउंटेड ऑन, मैंने अभी आपको ट्रक दिखाया था ना, दैट इज तत्र 815 ट्रक्स, ठीक है। एंड इट कैन बी सेटअप इन लेस देन 2.5 आवर, 2-2.5 घंटे के अंदर पूरा सेटअप हो जाएगा ये ब्रिज। इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया है 2024 को एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 2024 को डिक्लेयर किया गया है एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। किस लिए? टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंसी, वेल बीइंग ऑफ नेवल सिविलियंस, ठीक है। वो इंडिविजुअल्स होते हैं नेवल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं, मिलिट्री, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ मिलिट्री, कोई ऐसे नेवी वाली वर्दी नहीं होती है, बट इनके बहुत से वाइड रोल ये प्ले करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, रिसर्च, वेरियस अदर फील्ड्स के अंदर। सो नेवल सिविलियन पर्सनल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अबाउट 1/3 ऑफ इंडियन नेवीज टोटल वर्कफोर्स का, 1/3 नेवी सिविलियन पर्सनल्स। इकोनॉमी सेक्शन क्या कहता है? जोमैटो को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। तो जोमैटो गेट्स आरबीआई नोट टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। तो अब जोमैटो फर्म इट कैन अप्लाई, बेसिकली इट अलाउज नाउ कि वो अपने प्लेटफॉर्म से दे कैन गो विद ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। तो लाइसेंस मिल गया टू जोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। वर्ल्ड्स लीडिंग ऑटोमेकर का टाइटल किसने क्लेम किया? टोयोटा, बेस्ट सेलिंग ऑटोमेकर, और ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती होंगी टोयोटा की। तो यहाँ पर, और ये पहली बार नहीं हो रहा, 4th स्ट्रेट ईयर, लगातार 4th स्ट्रेट ईयर, सो दे आर टेकिंग दिस क्राउन एज वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग ऑटोमेकर। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड का दे हैव रीब्रांडेड और नाम है अब BOB कार्ड लिमिटेड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की होली ऑन सब्सिडरी है कार्ड्स के लिए BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, उन्होंने अपना रीब्रांड किया है। अब आप देखो BOB कार्ड लिमिटेड से, और इनकी टैगलाइन भी दैट इज अब क्रेडिट री इमेजिन्ड, ठीक है। और न्यू लोगो भी आप देख सकते हो, बड़ौदा सन। तो यहाँ पर BB, ये आप सन देख रहे हो, एक ये B हो गया, और इधर बड़ौदा सन, तो ये सन वाली रेस जैसे दिख रही है, राइट।
अच्छा, आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को मार्च 2024 से जो भी उनकी सेवाएं हैं वो देने से रोक दिया है। और आरबीआई हैव बेयर्ड पेटीएम पेमेंट्स बैंक फ्रॉम एक्सेप्टिंग, कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन टॉपअप्स नहीं होगा 29 ऑफ फरवरी से। नॉन कंप्लायंस के चलते, सुपरवाइजरी कंसर्न्स के चलते आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। हालांकि विड्रॉल, अगर आपका पैसा है, आप विड्रॉ करना चाहते हो तो वो अलाउड है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ध्यान में रखना, ये जो कंपनी है इट ओन्स पेटीएम ब्रांड एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। पेटीएम के सीईओ का नाम विजय शेखर शर्मा। ये हो गई आपकी सारी कैटेगरी की सारी न्यूज कवर। अब चलते हैं रिवीजन क्वेश्चंस पे। रिवीजन कहती है कि मुझे बताइए हु इज द फाउंडर और कृत्रिम द एआई स्टार्टअप जो कि रिसेंटली अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस। अभी बताया था ना, भविष्य अग्रवाल फाउंडर हैं इसके। ऑप्शन ए। कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करी हैं इन दी इनॉग्रल एडिशन ऑफ सदर तानसेक? अपना इंडिया और सऊदी अरेबिया। ऑप्शन सी। Who recently became the oldest man to win a Grand Slam doubles title at the age of 43? 43 की एज में उन्होंने ये ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल जीता है, रोहन बोपन्ना। ऑप्शन बी। Which state is the theme state for 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला? मैंने आपको बोला था थीम स्टेट, पार्टनर्स, ये पूछते हैं सवाल ऐसे। गुजरात। ठीक है, अगला सवाल है वेयर वॉज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन? ये कहाँ हुई थी कॉन्फ्रेंस? गुजरात के अंदर हुई थी। गुजरात में कहाँ हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रह्मोस एक समंदर मेरे अंदर? तो जो ऑथर है वो है संजीव जोशी। 75 पोएम्स की कलेक्शन है ये बुक। इन विच यूनिवर्सिटी डज श्री सतनाम सिंह संधू होल्ड द पोजीशन ऑफ चांसलर? मैंने बोला था याद करना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला सवाल कहता है व्हाट इज द टोटल रिपोर्टेड पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस SPAI प्रोग्राम? 7118। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has released the AI code generation model code Llama 70B? Meta. Option A. Moving ahead. Which is India's nomination for UNESCO tag in 24-25? कहाँ गया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप? डी। टिप्स पे होने चाहिए ये चीजें। अब आपकी क्वेश्चन देखा, ऑप्शंस की जरूरत ही ना पड़े, सीधा आंसर क्लिक हो। Who was sworn in as the new king of Malaysia? सुल्तान इब्राहिम। What is the mascot for Khelo India Winter Games 2024? Snow leopard, शीने शे। ठीक है, अगला सवाल विच एशियन कंट्री इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है आपने, वो एशियन कंट्री पूछ रहे हैं, तो आंसर इज सिंगापुर। विच ऑर्गेनाइजेशन क्राफ्टेड सर्वत्र इंडियन आर्मीज मोबाइल ब्रिज सिस्टम? हाँ जी, आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम। ऑप्शन ए, बी, सी, डी पे क्या ही जाना, ए ही सही जवाब है। अगला सवाल कहता है कि 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक क्या है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की? 93। सॉर्टेड है। आगे चलें, किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स मेन टाइटल 2024? जैनिक सिनर। सी। Who won the Best Director Award at 69th Filmfare Awards? विधु विनोद चोपड़ा। बिल्कुल सही है। कौन सी मूवी के डायरेक्टर हैं ये? 12th Fail. Moving ahead. In which state the Rusoma Orange Festival 2024 held? Nagaland. अगला सवाल, which state government in India has established सड़क सुरक्षा फोर्स? पंजाब ने किया था ना। C. Which country recently won the Hockey Fives Women World Cup? किसने जीता? नीदरलैंड्स ने, तो ऑप्शन बी। हु रिसेंटली बिकेम इंडियन आर्मीज फर्स्ट फीमेल सूबेदार? प्रीति रजक। ऑप्शन बी। अगला सवाल, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड महाराष्ट्र विन इन 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं? 57। उन्होंने गोल्ड मेडल स्पेसिफिकली पूछा है, ये ध्यान में रखना। Which nation secured the inaugural title as men's hockey's Fives World Cup world champions? तो which nation secured the inaugural title? नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स ने ही जीता है मेन विमेन, बट आपको ये देखना है किसको डिफीट किया, मेंस में किसको डिफीट किया और विमेन्स में किसको डिफीट किया, वो आप बताना। ठीक है,
इन विच हाई कोर्ट विल जस्टिस दिनेश कुमार सर्व एज चीफ जस्टिस? अरे कहाँ गया? कर्नाटका. ऑप्शन बी. Who will be the new chief minister of Jharkhand after Hemant Soren's resignation? Champai Soren. Option A. How many times has Nitish Kumar taken the oath as chief minister of Bihar? 9 times. Option C. When is Vayu Shakti 2024 exercise scheduled to take place at Pokhran range? हम अधिकतर डेट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. ये सवाल आपको ये कह रहा है कि इसको लाइटली मत लीजिएगा, डेट्स पे भी फोकस रखना. एंड आंसर इज 17th of February. Who recently assumed charge as chief hydrographer to Government of India? Vice Admiral Lochan Singh Pathania. Option C. What is the theme of Commonwealth Attorneys and Solicitors General Conference 2024? Cross-border challenges in justice delivery. सवाल आपके सामने है, जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. विच मिनिस्ट्री स्टेबल्यू सिक्योर्ड द फर्स्ट प्राइज एट रिपब्लिक डे परेड इन 2024? डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, कल्चर या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स? डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इस सेशन के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. यहाँ पर मैंने आपको वीक 1 की रिवीजन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दी है. विल मीट यू इन अदर लेक्चर्स. टिल देन टेक केयर. गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट.